आर्थिक भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। आर्थिक भूगोल का प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ सहसंबंध है। प्राकृतिक विज्ञानों में इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का सहसंबंध विषय पर हमने पूर्व व्याख्यान में चर्चा की। आज हम आर्थिक भूगोल का प्राकृतिक विज्ञानों से सहसंबंध किस तरह का है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आपके सामने प्राकृतिक विज्ञानों में समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, रसायन शास्त्र का आर्थिक भूगोल से क्या सहसंबंध है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। आर्थिक भूगोल का अन्य विज्ञानों से सहसंबंध के अंतर्गत रसायन शास्त्र का आर्थिक भूगोल से क्या संबंध है, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। आर्थिक क्रियाओं में औद्योगिक क्रियाएं, कृषि ऐसी क्रियाएं हैं जो रसायन पर निर्भर है। हम देखते हैं कि कृषि में भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। उर्वरक पोटास, फास्फेट और नाइट्रोजनी पदार्थों से बने हैं जो रासायनिक पदार्थ हैं, और उन पदार्थों का अध्ययन जो है रसायन शास्त्र करता है। और इन्हीं रासायनिक जो उर्वरक है उनका उपयोग कृषि में भी किया जाता है। कृषि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत एक प्राथमिक क्रिया गिनी जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि कृषि में जो है कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग बढ़ रहा है, जो रसायनों से मिलकर बने हुए हैं, जो कृषि में उपयोग में आते हैं। द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत उद्योगों के अंतर्गत कई रसायनों का उपयोग किया जाता है, और रसायनों को लेकर रासायनिक उद्योग, केमिकल इंडस्ट्री एक महत्वपूर्ण उद्योग है जो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जिसका अध्ययन हम लोग करते हैं। इसमें एसिड निर्माण, क्षारीय पदार्थों का निर्माण, कृत्रिम वस्त्र उद्योग में पूर्णतः रसायनों का उपयोग किया जाता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी रासायनिक उद्योगों, रसायनों का उपयोग किया जाता है। और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जिसको उर्वरक उद्योग कहते हैं, जिनका उपयोग कृषि में काम में लिया जाता है, जिसमें अमोनिया है, फॉस्फेट है, पोटेशियम से बने हुए पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जो पूर्णतः रसायन शास्त्र में इन सारे तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि आर्थिक भूगोल और रसायन शास्त्र का घनिष्ठ सहसंबंध है। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आर्थिक भूगोल और प्राणी शास्त्र का घनिष्ठ सहसंबंध है। प्राणी शास्त्र में हम देखते हैं कि मानव, जीव जंतु और पशु एवं पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी शास्त्र इन पशु पक्षियों, मानव के शारीरिक बनावट, उनके स्वरूप और उनके स्वभाव का अध्ययन गहनता से करता है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं में पशुपालन को प्राथमिक आर्थिक क्रिया माना गया है। इन पशुओं, जीव जंतुओं एवं स्वयं मानव संसाधन से आर्थिक क्रियाओं को सबल मिलता है। इसकी बनावट, स्वरूप और स्वभाव के अध्ययन से प्राप्त जानकारी से हम लोग आर्थिक क्रियाओं में उनका सहयोग ले सकते हैं। आर्थिक क्रियाओं में हम देखते हैं पशुपालन। पशुपालन, पशु उत्पाद प्राप्त होते हैं। पशुपालन से पशु उत्पाद प्राप्त होते हैं। पशुपालन, पशु जो है परिवहन कार्यों में भी उपयोग में आते हैं। पशु उत्पाद में दूध, मांस, उनके बाल, हम लोगों को दूध, मांस, बाल, खाल
हड्डी पशुओं के उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। ये सारे उत्पाद मानव के लिए आर्थिक क्रियाओं में अधिक महत्वपूर्ण है और इन सब की प्राप्ति हमें पशुओं से होती है और पशुओं का जो अध्ययन है प्राणी शास्त्र में गहनता से किया जाता है। मानव श्रम सारी आर्थिक क्रियाओं का जनक है। मानव की शारीरिक बनावट, स्वरूप और उसकी क्रियाओं के बारे में अध्ययन करने से मानव की जो है कुशलता में वृद्धि की जा सकती है और एक कुशल मानव संसाधन का निर्माण किया जा सकता है। उसमें प्राणी शास्त्र हमें सहयोग प्रदान करता है। पशुओं को हम परिवहन के साधनों के रूप में भी काम में लेते हैं। कुछ पशु दूध के लिए उपयोग में आते हैं, कुछ मांस के लिए उपयोग में आते हैं, लेकिन कुछ पशु ऐसे हैं जो परिवहन के, जैसे घोड़ा, बैल, हाथी, गधे, खच्चर, कुछ ऐसे पशु हैं जो प्राचीन काल से ही मानव परिवहन के साधनों के रूप में उपयोग कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि प्राणी शास्त्र प्राणियों का अध्ययन करता है, लेकिन उन प्राणियों से जो प्राप्त है आर्थिक लाभ मानव को प्राप्त होता है। अतः हम उनको आर्थिक भूगोल में भी उनका अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल का वनस्पति शास्त्र के साथ घनिष्ठ सहसंबंध है। वनस्पति शास्त्र में मुख्य रूप से प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति में हम देखते हैं कि पेड़ पौधे, घास, झाड़ियाँ, काई, समुद्री पौधे जो प्राकृतिक रूप से धरातल पर पैदा होते हैं, इन सब का अध्ययन वनस्पति शास्त्र का मुख्य विषय है। वनस्पति शास्त्र पेड़ पौधे के प्रकार, उसकी शारीरिक बनावट, लंबाई और किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति है उसका विवरण वनस्पति शास्त्र हमें प्रदान करता है। आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वनस्पति से होने वाले उत्पादन पर बल दिया जाता है। हम देखते हैं कि वन, घास, झाड़ियाँ प्राकृतिक वनस्पति का रूप है। साथ में कृषि में भी जो फसलें पैदा की जाती है वो भी वनस्पति का ही रूप है। तो आर्थिक भूगोल में प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कृषि का अध्ययन किया जाता है और कृषि मूल रूप से फसलों का उत्पादन करने की क्रिया है। साथ ही वन से हमें जो है बहुमूल्य फर्नीचर के लिए लकड़ी, कागज उद्योग, प्लाईवुड उद्योग, रबर उद्योग, कुछ ऐसे उद्योग हैं जो मूल रूप से वन पर निर्भर है और वनों से उनसे उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो हम देखते हैं कि वनों पर आधारित लघु उद्योग, लघु, कुटीर और मध्यम श्रेणी के जो उद्योग हैं, लकड़ी चिराई उद्योग, कटाई उद्योग, ये सारे उद्योग जो है वन पर निर्भर हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति का जो आर्थिक लाभ है वो आर्थिक भूगोल का विषय है। प्राकृतिक वनस्पति की बनावट, स्वरूप और उसका वितरण जो है वनस्पति शास्त्र का विषय है। अतः दोनों में घनिष्ठ सहसंबंध है। आर्थिक भूगोल का भूविज्ञान यानी जियोलॉजी से भी घनिष्ठ सहसंबंध है। भूविज्ञान में का जो मूल विषय है, अध्ययन का क्षेत्र है, वो खनिज, शैल और मिट्टी का अध्ययन भूविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मिट्टी के प्रकार, शैल का निर्माण, भूगर्भ में जो हम गहराई में जाते हैं शैल किस प्रकार की है, उनके बनावट कैसी है, साथ ही खनिजों का निर्माण कैसे हुआ और भू धरातल में कहाँ कहाँ खनिजों की क्या स्थिति है, उनकी सारी अध्ययन जो है
भूविज्ञान का प्रमुख विषय है। आर्थिक भूगोल आर्थिक क्रियाओं का केंद्र होता है और आर्थिक क्रियाओं में खनिज महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। प्राचीन काल से ही धरातल से खोदकर पदार्थों को निकाला जाता है जो गृह निर्माण में उपयोग में आते रहे हैं, चाहे पत्थर के रूप में चाहे मिट्टी के रूप में। वर्तमान समय में उद्योगों के लिए कच्चा माल एक महत्वपूर्ण है। शक्ति के संसाधनों के रूप में भी कोयला, प्राकृतिक तेल महत्वपूर्ण संसाधन है जो धरातल से खनिजों के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। हमारे सामने लिखे हैं कि सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल है, सीमेंट ग्रेड पत्थर, जिप्सम और उसको चलाने के लिए जो है कोयला, ये सारे खनिज हैं जो हमें धरातल से प्राप्त होते हैं। लौह इस्पात उद्योग के लिए लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे चूना पत्थर, ये सारे पदार्थ जो है खनिजों के रूप में हमें धरातल से मिलते हैं। एल्यूमिनियम का निर्माण बॉक्साइट धातु से होता है, जो एल्यूमिनियम का मूल कच्चा पदार्थ है। एल्यूमिनियम का निर्माण किया जाता है। जस्ता जो उद्योग है उसमें भी खनिज का उपयोग किया जाता है। अतः हम देखते हैं कि उद्योगों के लिए जो कच्चा माल है वो खनिजों से प्राप्त होता है और खनिजों का अध्ययन मूल रूप से भूविज्ञान में किया जाता है। मिट्टी संसाधन, मिट्टी कृषि के लिए अति आवश्यक है। कृषि का आधार है मिट्टी, और उस मिट्टी के प्रकार का अध्ययन जो है भूविज्ञान में किया जाता है। उसकी बनावट, उसकी संरचना, जैसी संरचना अच्छी मिट्टी होगी वैसे ही कृषि उत्पाद भी हमें अच्छे प्राप्त होंगे। अतः कृषि आर्थिक भूगोल का विषय है, लेकिन उसका जो अध्ययन अध्यापन जो है भूविज्ञान में किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल और भूविज्ञान का बहुत ही घनिष्ठ सहसंबंध है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भूविज्ञान, ये सारे विषय आर्थिक भूगोल के साथ घनिष्ठतम सहसंबंध रखते हैं। आर्थिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञानों का क्या सहसंबंध है, इस विषय पर हम एक स्पष्टतः विवरण दे सकते हैं। धन्यवाद।